पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त चीन, उससे भी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसी दौरान में दहशतगर्दी के वाक़यात भी नज़र आ रहे हैं। अंदर से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त चीन, उससे भी ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सी पैक को पहले भी निशाना बनाया गया, अब आज कराची में जो बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक वाक़या हुआ जहाँ पर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, ये खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है अब तक इत्तलात के मुताबिक। और खातून खुदकुश हमलावर ने ये धमाका किया जिसमें 4 लोग जाँ बहक हो गए और इसमें चीनी असातिज़ा शामिल हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर अफसोस का इजहार किया और अभी ताज़ा इत्तलात हैं कि वो चीनी कौंसल खाने इस्लामाबाद में गए हैं और इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। करार वाकई सज़ा देने की भी बात की जा रही है। BLA की तरफ से जो दहशतगर्द तंजीम है उसकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई है, लेकिन बहुत से सवालात इसमें जन्म लेते हैं, जिस तरह से कि जी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेंगल साहब की जमात हुकूमत का हिस्सा है और वो लापता अफराद का भी कहते रहते हैं और इसको दहशतगर्दी से भी जोड़ा जाता है। क्या कोई मुज़ाकरात इस तरफ होंगे? जिस तरह TTP के साथ मुज़ाकरात की बात हमने सुनी, अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि पाक अफगान सरहद पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, उसमें भी हमारे फौजी जवान शहीद हुए। तो अब किस तरह से इन वाक़यात से निपटना होगा और इन वाक़यात से निपटने के लिए इदारों के दरमियान बैठना आपस में और एक तरफ तवज्जो होना वो कितना ज़रूरी है और सियासी जमातों के लिए कितना ज़रूरी है कि सब मिलकर बैठे। एक तरफ तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लिमानी सियासत का हिस्सा किसी भी तरह नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पर अभी तक हलफ नहीं लिया जा सका। वज़ीर आला जो नामज़द हो रहे हैं हमज़ा शहबाज साहब, उनकी तरफ से मरीम साहब के केसेस हैं। अभी काबीना के मेंबरान समेत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाना है, वो मामला भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आया कि जी 80 लोग जा रहे हैं। तो मुसलसल हमें इस तरह की खबरें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से अदम इस्तेहकाम है। आज इलेक्शन कमीशन के ज़िला दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, वहाँ पर एहतजाज हुआ। तो किस तरह से इन वाक़यात से निपटा जाएगा? क्या कोई और इससे भी बड़ा वाक़या होगा तो तभी सारी सियासी क़यादत बैठेगी और इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए सोचेगी। इसी से हम आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जामिया कराची, पहले भी हमने दहशतगर्दी का निशाना यहाँ पर लोगों को बनते देखा। चीनी कौंसल खाने को निशाना बनाने की कोशिश होती रही, कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश होती रही, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक बात है कि अब हमने दहशतगर्दी में एक और तरह का इजाफा देखा है कि खातून दहशतगर्द खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल हुआ इसमें। जी, ये अभी हम खुद देख रहे थे जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद उसकी फ़ुटेज आना शुरू हुई और उसकी तफसीलात आना शुरू हुई, तो एक अंदोहनाक वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस के नाम से एक इंस्टीट्यूट, और शुरू में ही लग रहा था कि चीनी बाशिंदों को या चीनी किसी यानी उनका इदारे को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई है और उन्होंने कामयाबी से ये वारदात की है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है कि वो खातून खड़ी हुई हैं और उसकी CCTV फुटेज भी चल रही है और फिर वैन आ रही है और फिर वैन जो है वो टारगेट होती है। उसका ड्यूरेशन है इतना कि उसको संभाला जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जो है इदारों की क्या पोजीशन है। रेंजर्स तैनात है, तो रेंजर्स के होते हुए किस तरह से खातून अंदर पहुँची है, किस तरह से वो उस जगह पर पहुँची है, फिर वो इतनी देर खड़ी रही है, वो गाड़ी का इंतज़ार करती रही या उसको गाड़ी दिखा दी गई थी कि इस गाड़ी में वो आएंगे जो उसके टारगेट होंगे और उसने निशाना बनाया। और चीनी टीचर्स जो हैं, वो जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स थीं ख़वातीन, और एक मैथ टीचर थे और एक ग़ालिबन ड्राइवर, ये निशाना बने हैं। यह एक अंदोहनाक वाक़या है और जो लोग, अब ये बात इतनी तो खुल जानी चाहिए, हम उस तरफ तो इशारा कर सकते हैं कि जो लोग सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, जो सी पैक को
रोक देते हैं, जो सी पैक पर अमल दरामद नहीं होने देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये गेम चेंजर जो है वो किसी तरह से भी आगे ना बढ़ सके, ये उनकी कार्रवाई हो सकती है। वो प्लेयर इंटरनेशनल हो सकते हैं, वो प्लेयर रीजनल हो सकते हैं, वो प्लेयर जो हैं लोकल हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने जो इस्तेमाल किया है ख़ातून को, वो अपने अंदाज से वो लोकल ही लग रही है, लेकिन कौन है उसका पस मंज़र में कौन है, तो ये तो पुलिस का काम है और रेंजर्स का काम है। अच्छा। और उनकी जिम्मेदारी है और ड्यूटी है तो पता चलाएं इस बात का कि किस तरह से इतनी क्या बड़ी अख्तर मेंगल साहब या इस तरह जो बलोच रहनुमा है वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि बहुत दफ़ा ये बात होती है कि जनाब ये लोग हैं, इनको कोई मुज़ाकरात की जगह पर लाया जाए, तो क्या इतनी उनका किरदार हो अफसोस सकता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी हमें सख्त बात नहीं कहनी चाहिए। पहली बात यह है कि सर बलोच तो इसके ख़िलाफ़ नहीं है। बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों से सी पैक के प्रोजेक्ट्स गुजरे हैं, वो चंद एक लोग हैं, और फिर उसमें अख्तर मेंगल का नाम लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। अख्तर मेंगल तो आपके लिए एक चेक हैं कि जो आपके लिए पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं, अब भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और होना चाहिए उन्हें। और उन्होंने इंतहा पसंदी को नहीं आगे आने दिया है। वो उन्होंने जो भी कहा है कानून और आइन के दायरे में रहकर किया है। हालांकि उनके करीबी अजीज जो हैं वो इस तरह नहीं हैं। उनके भाई जावेद मेंगल जो हैं वो शायद मैं अपनी बात सही नहीं कह पाया। अगर टीटीपी से मुज़ाकरात की बात हो सकती है तो ये बात होती है कि जी बलूचिस्तान में भी जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में हैं उनको भी कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, कोई बातचीत की जाए, उसमें कोई तो बीच में आएगा या नहीं? आपको लगता है कि जो दहशतगर्द हैं इनसे बस निमटना होगा, जिस तरह से पहले किया जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लेने होंगे? हमने FC के हेडक्वार्टर्स पर हमले देखे हैं, उसके बाद अब ये है, तो आपको लगता है इसी तरह ऑपरेशन ही वाहिद हल है या कोई शख्स आगे बढ़कर कोई बात कर सकता है? मैं कहता हूँ ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, ऑपरेशन मसाइल पैदा करता है। हमने कराची में भी देख लिया है, हमने बलूचिस्तान में देखा है, हमने बंगाल में देखा है। बंगाल में भी हमने ऑपरेशन देखा था, उसके नतायज बहुत ही अंदोनाक और ख़तरनाक थे। यानी हमें इस बात को मानना चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। देखें, जब कोर कमांडर थे जनरल जंजुआ साहब, तो उन्होंने एक बड़ी हमें ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग कुछ 5-6 घंटे की ब्रीफिंग थी, और उसमें उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। और उन्होंने बताया था कि हम बेस्ट ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, और वो बड़ी हद तक आगे भी बढ़ रहे थे और काम भी कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो सकी। वो नहीं हो सकी, मटेरियलाइज नहीं हो सकी। नेशनल पार्टी वो नहीं हो सका, उन मामलात पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, जबकि वो बाद में फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बने थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वज़ीर आज़म थे। नूरुल आरफीन, अब जब दहशतगर्दी हमें नज़र आती है तो ये दुनिया भर में हमने देखा है कि सिर्फ ये नहीं कि लोकल उस सतह पर वो हो, कहीं ना कहीं से उसको मदद मिलती है। अगर हम इसको सी पैक से जोड़ें, बाहर तो ये लगता है कि चाइनीज़ इसमें टारगेट थे, और हमने देखा दासू डैम के बाद यानी काम रुक गया था सी पैक पर। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर आज़म गए हैं और फ़ौरन जाकर चाइनीज़ से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सी पैक के खिलाफ तो हमें दो मुल्क ही वाज़े तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे तो दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। इस बात पर बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं। भारत रह गया तो भारत को हवा देने के लिए भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे आप यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं, जो रियासती इदारे जिनको कभी कभी बेनकाब कर दिया करते थे माजी में कि इनके डांडे वहाँ से मिलते हैं, रॉ से इनको अफजाइश मिलती है, बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन फिर बाद में उनसे सरफ नज़र करके और हमने दीगर चीज़ों के ऊपर अपना फोकस किया। पाकिस्तान में ये सब कार्रवाइयाँ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। अगर आप देखें तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम का बड़ा चर्चा किया जाता था, लेकिन ऐसे ही मुसलमान ममालिक की जानिब से अगर हम ईरान को शुरू करें तो ईरान से आपको कुलभूषण यादव का तोहफ़ा मिलता है। उज़ैर बलोच को जो गिरबान से पकड़ करके लेकर के आया गया था वो भी ईरान से ही आया था। तो किधर गया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और किधर गई वो सारी बैनुल मज़हब हम आहंगी जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। इसके साथ साथ कराची में और बहुत सारी चीज़ें, कुलभूषण ने बहुत सारे इंकशाफात किए थे, कुलभूषण ने और बहुत सारी बातें की थी,
उसके बाद फिर हमारे जो मुंतखब क़यादत थी, मुंतखब नुमाइंदे थे बकौल पाकिस्तानी उस वक्त की अपोजिशन और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के, कि इमरान सरकार फिर उनको कुलभूषण यादव को हक़ देने के लिए कानून साजी करने तक पर उतर आए थे। पहले आपको अपने हाउस को इन ऑर्डर करना होगा, पहले आपको अपने ममालिक में, अपने सिस्टम के अंदर मौजूद भारत के जो हरकारें हैं, अमेरिका के जो चेले चपाटे हैं, पहले आपने उनकी तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए, ट्यूनिंग के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा। उसके सद्देबाब की जानिब आपको देखना होगा। फिर प्लस कराची यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी बात मैं करता हुआ चलूँ, कराची यूनिवर्सिटी में रेंजर्स भी मौजूद है। कराची यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल एक सिक्योरिटी सेटअप भी मौजूद है जो कतन किसी भी सूरत फ़ाल बहरहाल उसे नहीं कहा जा सकता। अच्छा। थोड़े अरसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में सूरत हाल ये थी कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाकायदा अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अंदर जाती है का मतलब आप वहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को, अनासिर को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं कि फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक वाक़या जो आज हुआ, आप यकीन कर सकते हैं कराची यूनिवर्सिटी में एंटर होने से पहले आपको अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है कि आपको स्पीड ब्रेकर और उसके फ़ौरन बाद रेंजर्स की एक पिकेट मिलेगी। अगर सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी, अगर वहाँ रेंजर्स की पिकेट मौजूद थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? ये एक संगीन सवाल है, सिक्योरिटी इदारों पर संगीन सवाल है, रेंजर्स की मौजूदगी पर सवाल है कि उनके रहते यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ तो कैसे हुआ। सही। और नूर आरफीन, जो हमने डैम पर जो टीम काम कर रही थी उस पर धमाका देखा चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर, उसके बाद हालात बड़े ख़तरनाक हो गए थे। बाकायदा एहतजाज कह लें या तशवीश का इज़हार चीन की तरफ से किया गया इस लेवल पर कि पहले माजी में नहीं देखा गया। और कई लिहाज से वो दुरुस्त था कि जब तक ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं होती, उसके बाद यकीन दहानियाँ थीं, फिर सब चीज़ें हुई। तमाम जितने लोग चाइनीज़ यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो कहीं आपको लगता है कि लैप्स फिर है? ये भी कहा जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर जो गार्ड है वो कहीं पीछे आ रहा था, लेकिन फिर भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अंदर आ रही है, ये तो अब मुश्किल है कि खातून पर वैसे ही आप देखें हमारे माशरे में शक करना बनता भी नहीं है। एक बुर्का पोश खातून हो, उसकी तलाशी रेंजर्स के लिए वैसे भी बड़ा मुश्किल होगा, शक हो भी जाए तो ये अब कैमरा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी के तो आलात वहाँ पर लगाए गए हैं, तभी कैमरा मौजूद था बिल्कुल उस जगह पर जहाँ खातून आकर उसने धमाका किया है। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कहीं लैप्स हुआ है। अब इसको क्या मजीद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? इस तरह तो चाइनीज़ यहाँ पर आ नहीं सकेंगे अगर ये हालात रहे तो। देखिए, चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा से जो फ़ज़ा रही है वो नासाजगार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नविश्ता दीवार है, अगर कोई इसे नराब करता है, सरफ नज़र करता है, तो वो उसकी अपनी कोई हिमाकत होगी, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। शुरू से अब तक पाकिस्तान में ये सारे सियासी मफादात के खेल होते हैं, ये सारे रियासती मफादात के खेल होते हैं। पाकिस्तान की बार बार जो माजरतों को कबूल करके और चाइना बार बार आकर के यहाँ अपने लोगों की कुर्बानी देता है और उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई मुनफ़ात है, कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है। हुकूमतों के, रियासतों के मफाद इन सब चीज़ों से बालातर होते हैं। इसी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स लैतो लाल के ज़रिए से सी पैक के साथ जो हशर किया गया, मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत से पर्दा नशीनों के और फिर कुछ ऐसे लोगों को भी नाम आते हैं कि जिनके साथ शायद कौमी मफाद की जड़ें भी निकलती हैं। सी पैक की कमबख्ती ये थी कि सी पैक इमरान खान सरकार के दौर में सी पैक के साथ जो कुछ किया गया, जिन लोगों को वास्कट पहना करके और सी पैक की खिदमत पे लगाया गया, उनका अपना माजी इतना दागदार था कि वो सी पैक अथॉरिटी के साथ उन्होंने जो कुछ किया, सी पैक के दीगर मामलात के साथ जो कुछ किया, चाइना का रिजर्वेशन उस हवाले से भी मौजूद था। साफ जाहिर होता है कि वहाँ अमरीकी मफादात को बचाने के लिए, अमरीका के मामलात को ऊपर रखने के लिए चाइना के मफादात के साथ खिलवाड़ किया गया। इस बात के मैं शवाहिद की बात नहीं कर रहा, इस बात के इल्ज़ामात मुताद्दिद मरतबा चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से सामने आते रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अब कुछ और मज़ीद आगे बढ़कर करना होगा, क्योंकि माजी में ये तो कहा गया कि जितनी हो सकता है सिक्योरिटी दी जाएगी, बढ़ाई भी गई, लेकिन अब ये फिर क्या हुआ है इस पर सबको मिल बैठ कर सोचना होगा। दूसरी तरफ जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमें अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर भी नज़र आ रहा है। कुछ बड़े केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में। अगर हम देखें, एक तरफ हमजा शहबाज साहब की हलफ बर्दारी का मामला है, उस पर सदर साहब ने कह दिया जी गवर्नर का फैसला बिल्कुल सही है, ये इलेक्शन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, और एक रिपोर्ट जो गवर्नर साहब ने भेजी थी, सदर साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं कि लगता है हम चाह रहे थे कि इज्जत से मामला निमट जाएँ, लेकिन लग नहीं रहा कि सदर साहब को ये बात समझ आ रही है। अब हाई कोर्ट इस बारे में क्या कर सकता है? एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट का हुसूल, ये एक बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ बन गई है कि कोई भी जज
इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं हो रहा। 3-4 दफ़ा बेंच टूट चुका है। लगारी साहब, ये मरियम साहबा का केस इतना ख़तरनाक है कि कोई सुनना नहीं चाह रहा, खौफजदा हो जाते हैं कि क्या करें। अगर मरियम साहबा के ख़िलाफ़ आया तो मसला है, हक़ में आया तो मसला है। ये इतना ज़्यादा एक खौफ की सी फ़ज़ा बन गई है क्या? इंसाफ तो बिला खौफ व ख़तर होता है। जिसने इंसाफ करना हो, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, जिसके पास मालूमात हैं, जिनके पास हक़ाइक़ हैं, जिनके पास शवाहिद हैं, वो तो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे ना। तो फैसले के लिए तो आपको किसी की शक्ल को तो नहीं देखना है, किसी की सूरत को तो नहीं देखना है, किसी के माजी हाल मुस्तक़बिल को तो नहीं देखना है, वो हक़ाइक़ को देखना है जो कुछ उनके सामने होते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जो है ये बेंच टूटा है। मेरा ख़्याल है कि बेंच पर रहना चाहिए था, काम करना चाहिए था और सारे जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में फ़ैसला करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये रिलीफ जो है, ये अगर आप एक को दे सकते हैं तो फिर दूसरे को भी दे सकते हैं। अगर पासपोर्ट का हुसूल वो चाहती हैं तो शहरी के तौर पर तो उनका राइट है कि वो पासपोर्ट, और वो ज़मानत पर हैं, तो ज़मानत पर रहते हुए लोग बैरून मुल्क जाते रहे हैं, ये कोई पहला वाक़या भी नहीं होगा। और कन्विक्शन के बाद तो एक कन्विक्शन में तो उनकी सज़ा सस्पेंड है और वो अपने वालिद के साथ ही उनकी सज़ा सस्पेंड थी और बेल भी थी। दूसरा केस जो है वो उनके वालिद साहब के ऊपर था, उसमें वो कन्विक्टेड हैं। इनके ऊपर बहुत सी दीगर चीज़ें बनाई गई थी, चूँकि जनाब इमरान खान साहब और जनाब जस्टिस जावेद इकबाल का इतना हम आहंगी थी, इतना उनकी आपस में कुर्बतें थीं, इतना एक दूसरे के साथ वो देखभाल कर, सोच समझ कर और अच्छी तरह से एक दूसरे को जानकर वो किया करते थे, केसेस बनाते थे और रेफरेंसेस बनाते थे और इंक्वायरियाँ कराते थे कि हर इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता था ये क्या किया है। और नैब को जितना, नैब के बारे में एक किताब बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर एक अलग किताब बन सकती है अगर बनाई जाए। तो नैब तो एक इदारा ऐसा बन गया था जो इंतकाम का इदारा था, इंतकाम के इदारे के तौर पर काम किया उसने। मगर लगारी साहब, जो केसेस मरियम नवाज साहिबा पर हैं, जिनमें जिनमें इनको सज़ा हुई, फिर वो सस्पेंड हुई, ज़मानत पर हैं, या नवाज शरीफ साहब, वो इमरान खान के दौर से पहले के हैं। तो नूरुल आरफीन, हज़ारों लोग इसी तरह की बीमारियों में या शायद इससे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों में रहे, उसके बावजूद हमने ये नहीं देखा कि उनको इस तरह का रिलीफ मिला हो, बाहर जाने के लिए इलाज की सूरत। मरियम साहबा के केस जिस तरह से जैसी दरख्वास्त आती है फ़ौरन टेकअप होते हैं। हमजा शहबाज साहब की ज़मानत का था, इतवार को भी हमने हाई कोर्ट देखी, उसके बाद हमने नहीं देखा। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चले का नहीं आ गया, उसके बाद या उससे पहले हमने इस तरह अदालत लगती नहीं देखी। तो ये भी वजह है कि फिर वो जज सुनते नहीं कि भाई इल्ज़ामात लगने लग जाएंगे कि जी इनके लिए उसी दिन केस लगता है, उसी दिन जनाब रिलीफ मिल जाता है। नूरुल आरफीन, अच्छा, बात आपकी ठीक है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा तामुल से मेरी बात को ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान में आपने कभी देखा है कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर लोगों को बगावत पे उकसा रहा हो और उसके बारे में इदारे गूंगे का गुड़ खा के खामोश हो? कभी आपने देखा है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक लॉ मिनिस्टर के जरिए आइन को एब्रिगेट कर रहा हो, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर उसकी बाकायदा मदद और मुआवनत कर रहे हैं, उसके बाद अदालतों में रेफरेंस यानी केसेस दायर करने की दरखास्तें दी जाती हैं और वो दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं? हो रहा है ना। इमरान खान इस वक्त धड़ल्ले से सिस्टम को लात मार करके, लोगों के मुंह पे थूक करके, माज़अल्लाह, इस वक्त इमरान खान पूरी रियासत की रेट को एक सवालिया निशान बना करके धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं ना। एक तरफ अगर आपको आज़ादी अदलिया का सफ़र इतना अधूरा लगता है तो दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें क्यों हजम नहीं होती? आपको ये भी तो नज़र आ रहा है कि इस वक्त पूरे निज़ाम को ठप करके पाकिस्तान का सदर, जो सदर पाकिस्तान के तौर पर काम नहीं कर रहा, इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम के तौर पर इस वक्त ऐवान सदर पर काबिज है। वो एक नाकाम MNA जो लोगों को धोखा दे के, रिक्शा चला करके, हलीम आदिल शेख के साथ 1 फुट गहरे पानी में कश्ती लेकर के इस तरह की हिमाकत आमेज हरकतें करके जो आदमी सदर बना, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था लेकिन उसे सदारती इस्तिस्ना के पीछे छुपना पड़ा, जिस आदमी को बाकायदा, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इमरान खान से बाकायदा गुफ्तगू हो रही है PTV बिल्डिंग पर हमला केस में, अगर आपको इस किस्म के सदर को, उसकी हरकतों को, उसकी मुबैना मशकूक किस्म की बीमारियों को बर्दाश्त करने वाली अदलिया मिली है तो दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें भी खरदा पेशानी से बर्दाश्त करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि जब एक तरफ रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ फिर मामलात भी तो होते हैं ना। ये दोनों चीज़ों का, जिसको कहते हैं तवाज़ुन की फ़िज़ा है, दोनों चीज़ों का तवाज़ुन की फ़िज़ा है कि जो ज़्यादा बड़ी बोली लगा रहा है, इंसाफ उसके लिए मिल रहा है, उसको वो बिक रहा है।
पाकिस्तान में ये कौन सी ऐसी बात है जो जस्टिस फायज ईसा साहब अगर ना कहते तो हमें नहीं मालूम होता। चले ब्रेक ले लेते हैं। जस्टिस फायज ईसा साहब ने कह दिया, इसलिए सख्त बातें हो गई हैं। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर ज़िलाई सतह पर एहतजाज हुआ और मुतालबा यही है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों। क्या ऐसा होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अभी ब्रेक के दौरान मैं देख रहा था मरीम नवाज साहिबा के बयानात चल रहे हैं और वो कह रही हैं कि ज़मानतें भी नहीं मिलेंगी, तुम्हारी सारी काबीना जेल में होगी। अब ये कॉन्फिडेंस देखें आपके, मरीम नवाज साहिबा के पास कोई ओहदा नहीं है सरकारी, लेकिन उनको पता है कि गिरफ्तारियां भी होंगी और ज़मानतें भी नहीं मिलेंगी। और जो बात मैंने प्रोग्राम में पहले कही है कि ये केसेस जो उनके ख़िलाफ़ हैं, ये जो हुकूमत गई है अभी इमरान खान साहब की हुकूमत, इस दौर में नहीं बने थे, उनसे पहले बने थे, लेकिन बहरहाल वो कह रही हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हो ये रहा है इस वक्त मुल्क में कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा रही हैं हर सतह पर। एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन जानेदार हो चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एहतजाज भी आज किया, पेशावर में उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया और उसमें ने कहा कि अपने लोग लाए जा रहे हैं इदारों में। ये करते ही है कि इदारों को कमज़ोर करते हैं ताकि फिर इनको कोई पकड़ ही ना सके। अब ऐसी दर्जनों मिसालें आपको मिल जाएंगी जब से हुकूमत आई है। बहुत से काम नहीं हुए होंगे, अभी इन्होंने जाना भी है, उम्रा करने भी जाना है, अभी और दौरे भी करने हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट का मामला हो, ECL से नाम निकालने का मामला हो, इन चीज़ों में बड़ी तेज़ी आई है। अभी आप देखें FBR के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ, लेकिन फिर भी FBR से कोई मसला होगा। दर्जनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपीज़ हैं कि जनाब फ़लाँ का रिश्तेदार फ़लाँ लगेगा, किसी का दामाद है उसको यहाँ लगा दो, ये कर दो, और ऐसी जगहों पर लगाओ कि FIA में लगाना है, इस वजह से, इस सोच के साथ कि हमारे केसेस कैसे ख़त्म होने हैं। तो मुख्तलिफ इदारों में अब जहाँ जहाँ हो सकेगा वो लोग लगाने हैं अपनी सहूलत के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी सर्विंग के लिए। तो ये जब रविश रहेगी तो मुल्क तो फिर कमज़ोर होगा ही। नज़ीर लगारी साहब, जब ये इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि जनाब सारे इदारों में इस तरह से भर्तियाँ हो रही हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हम किसी तौर पर कबूल नहीं कर सकते, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इसको कबूल नहीं कर सकते, दरख्वास्त भी वो लेकर जा रहे हैं अदालतों में, आपकी नज़र में क्या बेहतर तरीका है अगर उनको खदशा है कि भाई एक बंदा सही काम नहीं कर रहा, जिस तरह नैब चेयरमैन के हवाले से मौजूदा हुकूमत और माजी की अपोजिशन को था, तो क्या रास्ता है अब तहरीक इंसाफ के पास? जो रास्ता इमरान खान ने निकाला था नैब के चेयरमैन के लिए, वही रास्ता उनके पास भी होगा। इसलिए कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनको तो ना तो ये उम्मीदवार थे अपोजिशन के, ना अपोजिशन की तरफ से रिकमेंड किए गए थे, ना उनका नाम दिया गया था। ये नाम इमरान खान साहब ने दिया था, फिर उन्होंने फ़ौज पर डाल दिया, जी हमें फ़ौज ने नाम भेजा था। यानी एक अजीब बात यह है कि जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के तकर्रुर का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका कोई किरदार हो। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जनरल बाजवा के उम्मीदवार थे और उन्होंने भेजा था कि जनाब ये नाम ज़रा कंसीडर करें और इसका अपॉइंट करें, और ये नाम आया था इमरान खान साहब की तरफ से। अब वो डंडा लेकर फिर रहे हैं कि कहाँ हैं वो, मिलें उनको। तो देखें, एक चीज़ तो ये है कि इनके अपने लाए हुए वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी और के लाए हुए नहीं थे, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि बहुत से मामलात हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। मालम जब्बा केस नहीं हल हुआ, BRT में अरबों रुपए का घपले का अभी तक तय नहीं हुआ। जनाब इमरान खान ने 5 साल खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, किसी जवाब के बगैर, किसी वजह के बगैर। वो हल्फ उठाने से पहले वहाँ गए थे इंक्वायरी के लिए, किसी ने बयान रिकॉर्ड किया नहीं किया, उसके बाद बुलाया ही नहीं गया। दर्जनों ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर वो वांटेड हैं, जिनकी इंक्वायरी होनी है, जिनकी इंक्वायरी नहीं हुई है। मेरे ख्याल में इन्होंने तो किसी को नहीं देखा, आंखें बंद करके। अगर अपने आदमी पर भी ये शक हुआ कि ये आदमी जो है वो मेरा इसी तरह से ओबीडियंट नहीं होगा, मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा, तो उसको भी उठाकर गिरफ्तार करा दिया। अपोजिशन में कोई ऐसा नहीं था। रात के 12 बजे के बाद एक खातून को ये कहकर निकाला गया, वहाँ से अस्पताल से निकालकर जेल ले जाया गया कि जनाब आप इनको जो है यहाँ नहीं रहने देना है। तो इंतकाम जो लफ्ज़ इंतकाम है, अगर उसकी शक्ल देखनी हो तो इमरान खान। अब आपको लगता है कि जिस तरह मरीम साहबा कह रही हैं कि ये तुम्हारी सारी काबीना जेल में होगी, जमानतें भी नहीं मिलेंगी, आपको लग रहा है कि आप ये इतने सारे मामलात हैं, मैं कह रहा हूँ इतने सारे मामलात हैं, इतने सारे मामलात। अच्छा, उनका कहते हैं ना कि वो अपने अपने लोगों को रख रहे हैं, ये तो अमरीकी लोगों को रखते थे। जुल्फी बुखारी बरतानिया, मोईद यूसुफ, अपना ये गिल साहब, शहबाज गिल, आपको लगता है गिरफ्तारियां होंगी? मरीम साहब सही कह रही हैं।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है मरीम नवाज साहबा सही कह रही हैं कि ये सारी काबीना भी गिरफ्तार होगी, ना जमानतें होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और ये इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी? अगर कानून का तकाजा हो कि किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है और इस्टेब्लिश हो जाए तो जरूर गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसमें कौन सी बात है? कौन नहीं गिरफ्तार हुआ इस मुल्क के अंदर? तो मरीम नवाज साहब किस हैसियत में कह रही हैं? उनके पास कुछ सरकारी होता नहीं है, वो ये गारंटी कैसे कर रही हैं कि ना जमानतें मिलेंगी, सारों की गिरफ्तारियां भी होंगी? उनको किस तरह से सारी चीजों का पता है? क्या वो कोई ओहदा रखती हैं? उनके यार इमरान खान को ख्वाब आता था क्या? एक मिनट उसामा, इमरान खान को ख्वाब आता था क्या? एक मिनट उसामा, इमरान खान को ख्वाब आता था? वो तो कह रहे हैं नाकाम हो गया। एक रात पहले इमरान खान और उनके चमचों को पता होता था कि किसके खिलाफ नैब ने कार्रवाई करनी है। इमरान खान के दौर में ख्वाब आता था। आप इमरान खान के दौर में क्या पेरिस में रह रहे थे और अब आपको अचानक लाला मूसा या पिंडी भटिया में ला करके रख दिया गया है? आप जिस पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम दोनों को नजर क्यों नहीं आ रहा? चलो मेरी फरीब की नजर कमजोर है, मेरे साथ जो बंदा बैठा है उसका एक्सपीरियंस हम दोनों की उम्र से ज्यादा है, इनको क्यों नजर नहीं आ रहा? आप जरा हमें ये समझाएंगे। आप जो बात कर रहे हैं कि मरियम के पास क्या अथॉरिटी है, ये बात ठीक है लेकिन जुज़वी है। इमरान खान के दौर में किसी के पास क्या अथॉरिटी थी जिससे इमरान खान का टाका नहीं मिलता था? जो इमरान खान की चमचागिरी नहीं करता था उसको बैन कर दिया जाता था, उसको पैमरा नोटिस देता था, उसके प्रोग्राम बंद कर दिए जाते थे, उसके बच्चे खाने की धमकियां दी जाती थी। आपने उस वक्त पाकिस्तान में रहाइश इख्तियार नहीं की हुई थी। आप जिस पाकिस्तान का नोहा इस वक्त पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वो पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आ रहा? इमरान खान के दौर में सिर्फ दो ही लोग खुश थे, एक वो जो नशा करते हो और दूसरा जिनका घर इमरान खान की वजह से चलता हो। ये तीसरा आदमी कोई मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा जो इमरान खान के लिए इतनी छाती पीट रहा हो जितना मैं और आप यहां बैठ करके बात कर रहे हैं? मेरे भाई, पाकिस्तान का हश्र इमरान खान ने जो कर दिया है, आपको कैसे बन गया? उसका एहतसाब करने के लिए थोड़ी सी वकालत जरूर करनी कैसे हो गए हैं? सिर्फ अगर आपके ख्याल में दो तरह के लोग ही खुश थे इमरान खान से, इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। मेरे कहने का मकसद ये था, इसलिए मैंने इंटरवेंशन की। ऑल योर्स नजीर लगारी साहब। अच्छा चले आप लगारी साहब। जी लगारी साहब बात मुकम्मल कर लें। उसामा स्पेस नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ कि उसामा आप एक पार्टिसिपेंट के तौर पर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप पार्टिसिपेंट के तौर पर अपना एक नुक्ता नज़र दें, जैसे हम इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें आपके साथ। और मैं ये कहता हूँ कि देखें दर्जनों मामलात ऐसे हैं जिसमें इन्होंने अब मैं आपको आता हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तारीख़ में कभी भी इतने आईजी नहीं तब्दील हुए पंजाब के जितने 3.5 साल, तारीख़ में कभी इतने चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं हुए जितने इनके दौर में तब्दील हुए। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग, यार अब तो चीज़ें खुल गई हैं ना, बस हमारे इल्म में भी हैं, पहले भी थी और हमें मालूम था कि जो वो सरदार बैठा हुआ है हमारे बारसी का, तौसा शरीफ का, वो किस तरह से पोस्टिंग और ट्रांसफ़र करता है, कौन सा पैसा चलता है, रास्ता कौन सा है, गेट कौन सा है और वहाँ पर कौन से कैंप ऑफिस है या कौन से उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी थी और दुकानों में कौन बैठा हुआ था, कितने पैसे ले रहा था। अब डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर की पोस्टिंग भी अगर पैसे लेकर की जाए तो फिर मुल्क के अंदर क्या रह जाता है। अब टीचर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, खुदा का खौफ नहीं आया यार इनको, ये हमारे सरदार उस्मान बुज़दार का ज़माना था कि टीचर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी, अच्छा उस्ताद की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी पैसे के जरिए हो रही थी। अब मसला ये है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं ना, मसला ये है कि अब 3 हफ्ते हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम फिर ये करेंगे कि जी वही इमरान खान साहब वाला कि जी जो कुछ किया पिछलों ने किया। अब ये अगर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये भी इमरान खान पर किसी ना किसी तरह तो डाला जा सकता है। बात तो आज की हो रही है कि ये सब हम जिस तरह आप फरमा रहे हैं, फराह खान के भी केस आते हैं और पता नहीं किस किस के केसेस आते हैं, ये हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं फिर उनके खिलाफ? अगर ऐसा है, वो पता लगता है जी वो ट्रांसफ़र किया, वो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी का मामला था, वो जी फलां टाइकून ने इस तरह किए, वो कहता है जी इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। तोशा खाना का सुनते हैं, उसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। अभी जो हो रहा है आज की अगर हम बात करें, अब अभी ये हुकूमत क्या कर रही है, इसने अभी तक क्या किया है, मैं तो ये सवाल करता हूँ। तो नूर आरफीन साहब नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं जनाब आपको इमरान खान नज़र नहीं आता था, उसको तो कर दिया, उसको तो निकाल दिया ना, उसकी कारकर्दगी बुरी थी, उसको निकाल दिया गया। अब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। अभी मैं देख रहा था एमक्यूएम के 2 रहनुमाओं से मुलाकात की है और उसमें कहा है जी सब सियासी जमातों को मिलकर हम साथ चलाएंगे और ये कराची के हालात बेहतर करेंगे। तो अब तो आज की बात करें ना, आज जो हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है? नूरुल आरफीन, आज के हालात की जिम्मेदारी अगर आप मुझ पर रखेंगे तो मैं इखलाकन कबूल कर सकता हूँ वैसे, और ये कंपनी इतनी लेवरेज सिर्फ आपको दे रही है, वो भी मोहब्बत में। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि हकीकी बुनियादों में मैं बात करूं, मेरे भाई
इन लोगों को आए हुए अभी आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात कर रहे थे, आपने एक दफा भी झूठे मुंह भी सरदार अयाज सादिक का नाम नहीं लिया, और मैं बाकायदा जानबूझ करके इंतजार कर रहा था कि कब आप नाम लेते हैं, हालांकि मुझे पता था आप नाम नहीं लेंगे। आजकल अखबारात में चर्चा आम है सरदार अयाज सादिक की बेईमानी का, कि उन्होंने अपने बहनोई को ग्रेड 17 पर किस तरह से जालसाजी के साथ प्रमोशन दी। असद कैसर आप तो यहाँ सादे कह रहे हैं। सॉरी बहुत माजरत, अयाज सादिक कोई बात नहीं। असद मैं कैसर वही हैरान हो गया कि नूर अरफीन को क्या हो गया। ये क्या रियासत ये क्या रियासत मदीना में इस तरह की कोई चीज कभी देखी जा सकती थी? जो रियासत मदीना का मॉड्यूल इमरान खान साहब ने पेश किया था, जिसमें रियासतों के मफादात को टकराना नहीं चाहिए था, शख्सी मफादात को कहीं उसका शायबा तक नहीं होना चाहिए था। आपके ख्याल में क्या ये सारी ये हुकूमत केस बनाए, अपने बहनोई के ये प्लाट का साफ कब्जा शफाफ छुड़ाने के लिए हुकूमत आई है, कितने आईजी सारी चेंज सियासी करने पड़े? जमातें इसमें हैं, ये केस बनाए असद कैसर के खिलाफ, क्योंकि वो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का कुछ नहीं हो सका, उन्होंने भी पर्दे बंदे भर्ती किए थे, तो ये हुकूमत केस बना दे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चलें, अब नाराज नहीं होना नूर आरफीन, क्योंकि मुझे ब्रेक का कह दिया गया है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे एक लगारी सब पे भारी, उसके बाद आरफीन नामा भी होगा। अब पता चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इतिहाद भी बड़ा दिलचस्प है, कभी दूरियां कभी फिर इत्तेफाक हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे 2008 का इलेक्शन याद आता है कि मियां नवाज शरीफ बायकॉट कर रहे थे और उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी के कहने पर इन्होंने शिरकत की। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, ये एहतजाज जब हुआ, PDM बनी तो नून लीग कहती इस्तीफ़े दें, पीपल्स पार्टी नहीं मानी, फिर दूरियां हो गई, फिर ये हुआ कि जनाब हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं। हर सूरत इमरान खान को निकालने के बाद पीपल्स पार्टी ने समझाया कि नहीं, कुछ इस्लाहात करेंगे और वक्त गुजारना है। पीपल्स पार्टी की हर बात बाद में मानी ही गई या माननी पड़ी नून लीग को। अब हो ये रहा है कि कहा जा रहा है कि जी कुछ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कुछ सोच लिया है। लगारी साहब, क्या खबर है, या बाकी पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जा रही है, और ये इंतखाबी इस्लाहात किस हवाले से हैं? इन्होंने कुछ, इनकी मीटिंग हुई है और इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के बारे में कुछ काम किया है और इस्लाहात को लाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ तजावीज़ उन्होंने बनाई हैं। और उनका ये कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उनकी बरह रास्त वोटिंग का या पोस्टर बैलेट के लिए कोई निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता है, लिहाजा इनके लिए सीटें मुकर्रर कर दी, जिस तरह ख़वातीन के लिए और अक़लियतों के लिए सीटें होती हैं, इसी तरह की सीटें जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उसी शरह से, जिस तरह से जो है ख़वातीन की सीटें अलॉट होती हैं या अक़लियतों की हो रही, इसी तरह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। एक तजवीज़ ये भी है कि इंतख़ाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चूँकि ये दुनिया भर के बेशतर ममालिक में ये फ़ेल हो चुका है। और पोस्टल बैलेट के ज़रिए जाली वोटिंग को रोकने का जो है वो निज़ाम वज़ा किया जाएगा, वोटर जहाँ चाहें अपने वोट का इंदराज करा सकेंगे। अब मसला ये है कि आज अब मरदमशुमारी में भी ये सूरत हाल है कि मरदमशुमारी में मैं आया हूँ कोई तकरीबन निस्फ सदी से ज़्यादा पहले कराची, तो मेरा जो है वो समझा जाएगा कि मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, डेरा गाजी खान का। होता क्या है कि मुझ जैसे बेशुमार लोग हैं, अगर कराची की आबादी में 1 करोड़ के करीब या इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, तो हम वसाइल इस्तेमाल करते हैं कराची के, वसाइल इस्तेमाल करते हैं सिंध सूबे के, और हमारे हिस्से की जो वो मिलनी चाहिए आबादी पंजाब की बढ़ जाती है और उसका जो बेनिफिट होता है उसमें वो भी पंजाब को होता है। इसी तरह से वोटर जो है, वोटर का भी इंदराज ये होता है कि मेरा वोट जो है, अगर मैं डेरा गाजी खान में मेरा वोट होगा तो मैं तो वहाँ वोट डालने नहीं जा सकूँगा, मैं तो यहाँ कराची में रहता हूँ, यहाँ पर वोट डाल सकूँगा। और उम्मीदवार जो हैं वो पोलिंग स्टाफ की तकर्री को चैलेंज कर सकेंगे, ये भी एक तजवीज़ आई है। अब सुनो, पोलिंग स्टाफ की तकर्रियाँ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर अपलोड करेगा कि जनाब ये लगी हुई हैं, और असम्बली के पहले इजलास से 60 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई रुकन हल्फ नहीं उठाता है तो उसकी सीट खाली तस्वर की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से 30 रोज़ पहले तस्दीक शुदा इंतखाबी फहरिस्तें रिटर्निंग ऑफिसर को फराहम करेगा। माज़ूर अफराद को वोट डालने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। हतमी नतीजे से पहले उम्मीदवार की दरख्वास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती का पाबंद होगा। दोबारा गिनती 1 या 1 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर हो सकेगी। ये कुछ तजावीज़ हैं जो इन्होंने अभी तक मुरतब की हैं,
और ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बाकी पार्टियों में भी कंसेंसस पैदा किया जाए ताकि इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। उसके बाद फिर इलेक्शन का प्रोसेस ज़ाहिर है, अगर इस साल नहीं तो अगले साल तो इलेक्शन तो होने ही हैं। ठीक, आरिफीन, एक तरफ हम ये देख रहे हैं इलेक्शन इस्लाहात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो प्रोसेस से ही बाहर अपने आप को कर चुके हैं। अभी तो खबर आ रही थी कि नूर आलम खान साहब माशाल्लाह उनको अपोजिशन लीडर और राजा रियाज साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की बातें हो रही हैं। तो ये कमाल ही है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो इमरान खान साहब पीछे नहीं रह जाएंगे, ये सब इस्लाहात हो रही होंगी और वो जो कानून साजी कर चुके वो सिर्फ देख रहे होंगे कि सब कुछ वापस किया जा रहा है। अच्छा, जिस मुल्क में इमरान खान जैसा आदमी वज़ीर आज़म बन सकता है तो वहाँ राजा रियाज ने बेचारे ने क्या कसूर किया है, यहाँ मैं उसको साफ क्लीन चिट देता हूँ धड़ल्ले से। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। धरना खान एक मरतबा फिर धरने की तैयारियों में है, लेकिन इमरान खान का माजी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ ये ज़रूर देखना होगा, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आपने भी बर्दाश्त करना होगा। इमरान खान कभी भी अंपायर को, जब मैं अंपायर कह रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमास में, अंपायर को मिलाए बगैर कभी इमरान खान ने खेल नहीं खेला। अब वो चाहे अंपायर गेट नंबर 5 की तरफ का हो या चाहे वो अंपायर जो है वो आज़ाद इदारे की तरफ का हो, उसे डैम वाले बाबा का नाम दिया जाए या बाबा PTI पाशा भाई का आप नाम दे दें, इन्हीं लोगों की मदद और मुआवनत के ज़रिए से इमरान खान हमारे ही पैसों से अस्पताल बना करके उसी अस्पताल के ज़रिए से ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर को फांद करके और हमारे अरमानों की लाश गिराते चले गए 3.5-4 साल तक। अस्पताल बनाया वालदा मुअज़्ज़मा के नाम पर और एहसान जतलाते रहे आखिर दम तक कि मैंने अस्पताल बनाया। अस्पताल बनाने के बाद उसी अस्पताल में पाकिस्तानियों के इलाज में जितनी दिक्कतें हैं उस पर कम से कम 125 प्रोग्राम अकेले अगर आप इंडिविजुअली करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। इमरान खान साहब धरना करने जा रहे हैं। पिछली मरतबा जब धरना किया था तो आखिरी दिन तक वो अंपायर का इंतजार कर रहे थे कि अंपायर की उंगली उठेगी। सब जानते हैं इस मुल्क में अंपायर समेत कि ये अंपायर दरहकीकत कौन है, लेकिन खान साहब की ज़रा ढिठाई मुलाहिजा कीजिए कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये अंपायर जो है वो अवाम है। कैन यू बिलीव, इस मुल्क में अवाम कभी अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है? कभी कराची, सिंध, पंजाब में वो लोग जिनको अपनी मर्जी से अपनी बस में बैठने का इख्तियार नहीं है, उनको कभी अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदों को चुनने का इख्तियार मौजूद है। आप इंटीरियर में निकलें, इंटीरियर में वडेरे को पता होता है कि उसने किसको जितवाना है और आपने जाकर के सिर्फ ठप्पा लगाना होता है। बाज़ दफ़ा तो आपको ठप्पा लगाने की भी इजाज़त नहीं होती, आपको कह दिया जाता है चलो साईं यहाँ से जाओ, हो गया काम। ये कौन नहीं जानता? थोड़ा सा अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, अगर ब्रेक का टाइम नहीं हुआ या टाटा करने का टाइम नहीं हुआ, खान साहब की मैं आदात सानिया पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाह रहा था। 1 मिनट है, चलिए ठीक है। खान साहब ने कहा है कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि गली मोहल्ले में निकल करके लोगों को तैयार करें ताकि हम हकीकी आज़ादी हासिल कर सकें। ये हकीकी आज़ादी क्या है? ताकि इमरान खान दोबारा ऐवान वज़ीर आज़म में जाएं, 1 अरब रुपए एक मरतबा फिर हेलीकॉप्टरों के अय्याशी में खर्च करें और उसे रियासत मदीना का नाम दिया जाए, ताकि एक मरतबा फिर आरिफ अलवी जैसा कोई निठल्ला है मैंने उसको ले जाकर के कठपुतली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सरबराह बना करके ऐवान सदर में रख दिया जाए, ताकि वो इमरान खान के कहे पे चुपचाप बेरोजगारों की तरह से नौकरी की तरह अपना अंगूठा लगाता रहे, इमरान खान के हर गलत को सही साबित करता रहे। देखना यह है कि पिछली मरतबा तो बाबा PTI की मुआवनत, पाशा भाई की मुआवनत, डैम वाले बाबा की मुआवनत इमरान खान साहब को हासिल थी। इस मरतबा उन्होंने जो फ्लाइट ली है ये क्यों कर ली है? क्योंकि अभी इमरान खान के खिलाफ कोई केस, गद्दारी का मुकदमा कोई चल नहीं रहा, कोई मुकदमा इंदराज नहीं हो रहा, कोई इस तरह की बातें नहीं है। कल लगारी साहब ने भी कहा था, मैंने भी शुबह जाहिर किया था कि इमरान खान ये इतनी फड़ जो दिखा रहे हैं ये बगैर किसी जो है वो इशारे के नहीं हो पा रहा। तो देखना ये कि क्या ये वही इशारा है जिस तरह से इमरान खान को पिछली मरतबा एम्पायर का इंतजार था, क्या इमरान खान ने एक मरतबा फिर किसी एम्पायर का बंदोबस्त कर लिया है या नहीं? अच्छा, सब बातें आपकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन चूंकि एम्पायर का आपने जिक्र किया तो मैं सोच रहा था शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर तमाम सीनियर रहनुमा यही कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं तरीक़े एतमाद कामयाब हो सकती, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती। अब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट अवाम की। इसी तरह राना तनवीर साहब का भी इंटरव्यू है, एक दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और वो ये कहते हैं कि जनाब वो नाराज़ हो गई इस्टेब्लिशमेंट,
और शहबाज शरीफ का जो तर्ज अमल है उससे बहुत खुश रहेंगे और इमरान खान ने हमारा भला कर दिया। ये उनके बयान आपके सामने रख रहा हूँ। आपने कहा कि जी इमरान खान ने एक हॉस्पिटल बनाया और उसकी वजह से वो इक़्तिदार में आ गया, तो ये मोटरवे कौन जिताता रहा है कि जनाब हमने मोटरवेज बनाई, वो किस पैसे से बनाई थी? इस तरह तो ईदी साहब भी लोगों का पैसा इस्तेमाल करके इतनी बड़ा उन्होंने कारनामा किया है और हमेशा उनको याद रखा जाएगा। तो ये बातें भी हैं। हेलीकॉप्टर में नाश्ते तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी जाते थे, फूल भी उनके ऊपर फेंके जाते थे, और मुझे क्यों निकाला रैली में सरकारी गाड़ियाँ भी थी। तो ये नूर आरिफीन सभी ये करते हैं। क्या कहते हैं आप सर? लास्ट 10 सेकेंड्स। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मुझे स्क्रीन पे ले लें तो मैं जरा बताऊंगा, अम्मी भी देख रही होंगी, मुझे उनको भी जवाब देना है। मेरे भाई बात ये है कि नवाज शरीफ के लिए नार पाए जो जाते थे ना, चले हेडलाइंस ना रह जाएं। चले जी नवाज शरीफ के लिए नारियों पाए जाते थे, वो रियासत मदीना नहीं थी, लेकिन इमरान खान रियासत मदीना फॉर्म कर चुके थे अपने तौर पे। उसके बाद 1 अरब रुपए की अय्याशी कतई, बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब पीना जायज नहीं है मेरे भाई। दोबारा आ गई, आपको मुबारक हो, रियासत शरीफिया दोबारा आ गई, जिसमें चार्टर्ड प्लेन चाहिए, 300 वाला प्लेन पीआई का चाहिए कि 80 बंदे हमने लेकर जाने हैं, वो रियासत वापस आ गई है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।